आज की तारीख में कोई कितना बड़ा तीसमार खां क्यों ना हो, एससी और एसटी के ऊपर हाथ उठाने से पहले उसे 10 बार सोचना पड़ता है। हम जिस फिरका परस्त ताकतों को कुचलना चाहते हैं, हम जिसकी फिरका परस्ती को मिटाना चाहते हैं, हम जिस सांप्रदायिक शक्तियों को कम करना चाहते हैं, हमारे इस बात से वो शक्तियां और मजबूत होती चली जा रही है। अत्याचार निवारण अधिनियम कहते हैं और उर्दू में उसे आम उर्दू दां इंसदादे तशद्दुद एक्ट के नाम से जानते हैं। यह 1989 में बना। इसमें एससी और एसटी को शामिल किया गया। इतिहास को खंगाल कर देख लीजिए। इस एक्ट के आने के बाद अगर डेटा के एक्सपर्ट कोई होंगे तो वो डेटा निकाल कर देखेंगे कि जब ये एक्ट आ गया तब से लेकर अब तक सोशल वायलेंस का ग्राफ नीचे गिरता 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 चला गया। आज की तारीख में कोई कितना बड़ा तीसमार खां क्यों ना हो, एससी और एसटी के ऊपर हाथ उठाने से पहले उसे 10 बार सोचना पड़ता है कि कहीं हम उस एक्ट के दायरे में अगर आ गए तो हमारा बिल भी नहीं हो पाएगा, नॉन अवेलेबल सेक्शन। और एक तरफ सामंतियों के मनोबल टूटे हैं तो दूसरी तरफ एससी और एसटी समाज के मनोबल बढ़े हैं कि हमारी सुरक्षा का अब हमारे पास कानून और कवच है। दो बातें हुई हैं। जब आज यह पेश किया गया कि चूंकि इस समाज पर कोई भी हाथ उठाता है, चूंकि एससी और एसटी को कोई भी दबाता है, उसके घर मकान को कोई भी कब्जा कर लेता है, उसकी जमीनें कोई भी कब्जा कर लेता है, उसकी बहन बेटियों को कोई भी छेड़ देता है, इसलिए स्पेशल एक्ट चाहिए ही चाहिए। 1989 में इस एक्ट के आने के बाद इन तमाम मामलों में कमी आ गई। अब मैं सरकार से यह कहना चाहता हूं कि जो दौर 80 के दशक में एससी और एसटी का था, रछोइया साहब, कपिल साहब, ईमानदारी की बात, जो हालात एससी और एसटी के 80 के दशक से पहले तक थे, आज वही हालात मुल्क में मुसलमानों के हो गए हैं। बताइए ये ईमानदारी की बात है या नहीं? जो चाहता है जहां चाहता हाथ उठाता है, जो चाहता है मॉब लिंचिंग कर देता है। ट्रेन में हम चल रहे हैं, हमारी मॉब लिंचिंग, बस में मॉब लिंचिंग, बाजार में मॉब लिंचिंग और घरों से निकाल कर मारना और दंगे फसाद और कटुआ मुल्ला पाकिस्तानी ना जाने क्या क्या क्या, दिस दैट, सब कुछ। यहां तक के भारत की संसद में भी अब जो है ऐसे शब्दों का प्रयोग होने लगा है। तो क्या आज की इस तारीख में इस मुसलमानों के प्रोटेक्शन के लिए भी एक्ट की ज़रूरत है या नहीं है? इसी मुद्दे पर आज ये प्रोग्राम बनाया गया। अब कोई एक्ट बनाने के लिए एक लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है, एक दिन का काम नहीं होता कि हमने कहा और मोदी जी ने सुना और कल सदन में बुलवाए और वो अगर बुलाएंगे भी स्पेशल सेशन तो वो किसी और काम के लिए बुला लेंगे। हमारे काम के लिए कौन बुला रहा? जिसको हमने वोट दिया उसने कभी ना बुलाया, जिसको हमने सर पे बैठाया उसने ना कभी बुलाया। तो मोदी जी से ये उम्मीद पालना तो दिन में सपना देखने जैसा हो जाएगा। लेकिन एक आसान तरीका है, एक्ट बनाए बगैर भी एक आसान तरीका है, और वो तरीका ये है कि एक ऑर्डिनेंस से इसी एक्ट में इंक्लूड किया जा सकता, शामिल किया जा सकता। भाई जहां एससी और एसटी हैं वहां माइनॉरिटी भी हो सकते हैं, ये पॉसिबल है, संभव है। इसीलिए आपके बीच लॉ एक्सपर्ट भी आज हैं, मैं समझता हूं वो भी अपनी बात रखेंगे तो आप बातें बहुत सारी क्लियर हो जाएंगी। एक तो ये पॉसिबल है। दूसरा ये सवाल पैदा होता है कि अगर सरकार की तरफ से या पार्टियों की तरफ से ये कहा जाए, अब मकसूद साहब ध्यान दीजिएगा, अगर ये कहा जाए कि भाई चूंकि वो एक्ट जो है वो तो एससी और एसटी के लिए है, यानी नॉन मुस्लिम में, यानी हिंदुओं में और बौद्धिस्टों में जो एससी और एसटी हैं उनके लिए है, टोटल हिंदू को कवर हम नहीं करते हैं उसमें, तो टोटल मुस्लिम को कैसे करें, ये सवाल पैदा हो सकता है। तो हम आज इस कार्यक्रम के माध्यम से सरकार को और उन तमाम पार्टियों को ये कहना चाहते हैं कि अगर आपकी नीयत साफ है तो मोदी जी तो पसमानदा की बात कर ही रहे हैं, तो आप पसमानदा मुसलमानों को ही इसमें शामिल कर दीजिए ताकि वो बहाना भी आपका ख़त्म हो जाए। मगर ये काम अब करना ज़रूरी हो गया है,
ताकि कॉमनल पॉलिटिक्स पर लगाम लगे और कॉमन पॉलिटिक्स की तरफ मुल्क आगे बढ़े। ये कॉमनल पॉलिटिक्स ने इस मुल्क के रीढ़ की हड्डी तोड़ रखी है। हर आदमी डरा और सहमा है। एक बार अगर दंगे का माहौल कभी बनता है तो जो लोग सड़क पर रोजी रोटी कमाने वाले हैं वो उनके घर के चूल्हे ठंडे होने लगते हैं। इसलिए कॉमनल पॉलिटिक्स पर काउंटर करने के लिए ज़रूरी है कि माइनॉरिटी को भी प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट में शामिल किया जाए। यही मुद्दा है। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए, सरकार तक मीडिया के माध्यम से बात पहुंचाने के लिए, और सिर्फ सरकार तक नहीं, ये बॉल हमने पॉलिटिकल पार्टियों के हवाले कर दिया। चूँकि हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, ये जो कुछ करना है वो तो वही लोग करेंगे जो इस मुल्क के नीति निर्धारण करने वाले हैं। हम तो अपील करने वाले हैं, हम तो गुजारिश करने वाले हैं, हम तो विनती करने वाले। सो आज इस मंच के माध्यम से हम ये विनती करते हैं कि मौजूदा मरकज़ी सरकार, केंद्र सरकार, मोदी जी की सरकार यदि चाहे तो इस काम को कर कर एक नया इतिहास रच सकती है और जो अविश्वास का वातावरण माइनॉरिटी के बीच है उसे विश्वास में बदलने का काम भी कर सकती है। लेकिन साथ ही साथ विपक्ष के उन नेताओं से जो एक गठबंधन बना रहे हैं, भावी योजना बना रहे हैं, सर मैं अपने वक्ताओं के लिए ये बात अब रख रहा हूँ, खुली किताब हमारी, कबीरा खड़ा बाजार में, सबकी चाहे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। हम पक्षपात नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं आइए कांग्रेस के लोगों, आइए समाजवादी पार्टी के लोगों, आइए बहुजन समाज पार्टी के लोगों, आइए टीएमसी के लोगों, आइए आम आदमी पार्टी के लोगों, आइए आरजेडी के लोगों, कम्युनिस्ट के लोगों और तमाम दल के लोग आप आइए, आप ही इस मुद्दे को उठाइए और कहिए कि अगर हमारी सरकार बनी तो हम इस काम को कर देंगे, तो ये समाज आपके साथ खड़ा हो जाए। लेकिन बगैर शर्तों के हमने जो वोट देने का सिलसिला चलाया, हराने और जिताने के नाम पर, उसका खमियाजा हमारे समाज को लगातार भुगतना पड़ा है। इस सच्चाई को भी हमें तस्लीम करना पड़ेगा। सर हमने बगैर शर्त के, कोई शर्त नहीं, शर्त यह है कि भाजपा हार जाए, ये कोई शर्त है क्या? अरे ये कोई शर्त है? अगर भाजपा खराब है मुल्क हरा देगा, देश हराएगा, 80% 85% लोग हरा देंगे। आप 15% ही अगर ठेका ले लेंगे तो कैसे काम चलेगा? हाँ, हम ठेका लेते हैं कि जब तक हमारे जिस्म में जान रहेगा तब तक इस मुल्क की सरहदों की हिफाजत का हम ठेका लेते हैं। ये ऐलान तो हम कर सकते हैं, लेकिन किसी को हराने और जिताने का हम ऐलान नहीं करेंगे। पॉलिटिक्स होता क्या है ये सीखिए, हम सीखते नहीं हैं। जबकि हमारे यहाँ तो काले कौए से भी सीखने को कहा गया। हज़रत मौलाना तशरीफ़ फरमा है यहाँ पर, मौलाना मुमताज़ साहब है ना, नबी का वो तरीक़ा, काले कौए से भी तो हमने सीखा साहब। और आज हम मुल्क के उन तमाम लोगों से नहीं सीखते। आबादी हमारी सरकारी, रछोइया साहब, डीसी कपिल साहब, दुआ साहब, प्रोफेसर साहब, हमारी आबादी सरकारी आंकड़े में 14 पॉइंट सर कुछ है, यानी लगभग 15%। ईमानदारी से यहाँ सारे स्कॉलर टॉप लोग बैठे हैं। आप सभी पढ़े लिखो दानिश्वर, कलेजे पे हाथ रख के कहो हमारी आज मौजूदगी कितने परसेंट मौजूदगी? 2, 2.5, 3। बाकी की नौकरी कौन खा रहा मेरा? बाकी का बिजनेस कौन खा रहा मेरा? बाकी का हिस्सा कौन खा रहा मेरा? हमने कभी जानने की कोशिश की? वही खा रहा जिसकी आबादी 2, 3, 4% है, और वही हमको हरवाता भी है, जितवाता भी। आप समझ रहे हैं? वही हमें कहता तुम उधर हराओ, हम हैं तुम्हारे साथ, और वही उधर जितवा भी रहा, हार भी रहा। तो वो तो दोनों हाथ में लड्डू रखे हुए, और हमने अपना हाथ पहले ही काट दिया कि भाई मर जाऊंगा, जान दे दूंगा, मैं सबको वोट दे दूंगा, बगैर मांगे दे दूंगा, घर पहुंचा के दे दूंगा, मगर भाजपा को जीतने दे दूंगा। सब लोग हंस रहे हैं। दुनिया में अगर मूर्खों की कोई सबसे बड़ी टीम है तो वो हम खड़े हैं, यहाँ पर मौजूद हैं। इससे बड़ा मूर्ख नहीं होगा जो घर पहुंचा कर वोट देने को तैयार है। भाई अल्लाह के वास्ते भूल जाओ इन चीज़ों को। किसी चौक
चौराहे पर, किसी होटल में और किसी मंच पे कभी ये मत कहो कि हम फलां को हराएंगे चाहे अंजाम जो हो। याद रखो, अंजाम हमारे समाज का खराब हो जाएगा, हमारे मुल्क का खराब हो जाएगा। हम जिस फिरका परस्त ताकतों को कुचलना चाहते हैं, हम जिसकी फिरका परस्ती को मिटाना चाहते हैं, हम जिस सांप्रदायिक शक्तियों को कम करना चाहते हैं, हमारे इस बात से वो शक्तियां और मजबूत होती चली जा रही है। इसलिए ये शब्द बंद होना चाहिए। भाई वोट अच्छे लोगों को देंगे, बुरे लोगों को नहीं देंगे। जो अच्छा आदमी होगा, चाहे आम से आए, इमली से आए, कटहल से आए, ए से आए, बी से आए, हमें मतलब नहीं। आदमी अगर अच्छा है दुआ साहब तो उसे भी जिता दो, और आदमी अगर ख़राब है तो उसे हरा दो। सिंपल लॉजिक है साहब। ये इस्लाम भी कहता है अच्छों का इंतखाब होना चाहिए और बुरों का विरोध होना चाहिए। तो ये सब हमें समझना है। इस मुद्दे के माध्यम से हम एक बात, एक पैगाम देते हैं लोगों को कि आप, यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा यही चाहती है, लगातार ये हमारी कोशिश है कि हम लोगों को ये कहें भाई हराओ जिताओ का ठेका हमको छोड़ देना है और मुद्दा हमको क्रिएट करना है। आर्टिकल 341 पर लगातार ये साथी, इसमें से बहुत सारे साथी हमारे सामने नज़र आ रहे हैं, वो सारे साथी जिन्होंने लाठी डंडे खाए हैं, जिन्होंने धरने प्रदर्शन में अपना पूरा वक्त दिया है। और ये लगभग 12-13 साल का अरसा हो गया हकीम हवारी साहब, लगभग 13-14 साल से इस दिल्ली में आर्टिकल 341 इशू था। पाबंदी किसने लगाई सबको पता है। और जब सुप्रीम कोर्ट ने नोटिफिकेशन किया तो जवाब देने से इनकार भी किया, वकील साहब को पता। तो सब कुछ जख्म दिया किसी और ने और हराने का ठेका बाबा। ये बात जब मैं कहता हूँ, खुदा के वास्ते मुझे भी बी टीम सी टीम मत कर देना भाई। ये मुसलमानों का मिजाज बना दिया गया है कि अगर ये बात बोले तो लगता है इसका मतलब है भाजपा इसके पीछे है। लानत है ऐसी भाजपा पर। मैं जिंदगी में वोट नहीं दूंगा, लेकिन मैं उस कांग्रेस को भी नहीं दूंगा जिस कांग्रेस ने हमें तबाह और बर्बाद कर दिया। ये पहले समझो। अगर कांग्रेस का विरोध किया तो भाजपाई, समाजवादी का विरोध किया तो भाजपाई, बसपा का विरोध किया तो भाजपाई, किसी का विरोध करना भाजपाई है। ये कौन सा पैमाना भाई? आपको मुद्दा समझना है। आर्टिकल 341 के साथ जो कुछ घटना घटी, जो दलित मुसलमानों को मुख्य धारा से काट कर फेंक दिया गया, उस षड्यंत्र को आपने नहीं समझा और आपके आगे भाजपा लाकर खड़ा कर दिया गया। देखो भेड़िया आ गया, भेड़िया आ गया, खा जाएगा तुमको। और हम कहां से कहां पहुंच गए। इसलिए रोजी रोटी, पढ़ाई लिखाई, दवाई, ये हमारा मुद्दा है साहब। हराना और जिताना नहीं है हमारा मुद्दा। हमें बराबरी, हिस्सेदारी, आबादी के अनुपात में भागीदारी, ये हमारा मुद्दा है। मैं इससे ज़्यादा एक सेकंड भी अब वक्त नहीं लूँगा और मैं अपने तमाम मुकर्रिरीन से इल्तिजा करूँगा, गुजारिश करूँगा। मेरा ये कद ही नहीं है कि मैं हुक्म दे सकूँ, लेकिन इल्तिजा करने का हक़ हमको है। मैं विनती करूँगा कि जो इशूज़ हैं उसको सेंटर पर रखेंगे और उसी इशूज़ के परिप्रेक्ष्य में क्या वाकई ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा ने जो ये फिक्र की है, जो ये चिंता की है, ये वाजिब है? क्या इसको राष्ट्रीय मुद्दा बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? आज के दौर में क्या वाकई इसकी ज़रूरत है या नहीं है, इस पर रोशनी डालेंगे। और ताकि तमाम जो दिगर हजरात जो समाज के बीच उठते बैठते हैं, जिनकी पैठ है, ये आम लोग नहीं है, ख़ास लोग बैठे हैं हमारे सब, ये सारे लड़ाकू विमान